कोवलेंट बॉन्ड पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम कोवलेंट बॉन्ड के दिशात्मक गुण डायरेक्शनल करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हालांकि मैंने डायरेक्शनल करैक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बताया है, लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आयनिक कंपाउंड को हम हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में कहीं कोई हाइफन या डैश या सरल भाषा में किसी रस्सी द्वारा इनको जुड़ा हुआ नहीं दिखाया गया है। लेकिन जब भी हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे, वाटर को दिखाएंगे तो इस तरीके से दिखाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस है कि आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल इसलिए होते हैं, हालांकि इनकी डायरेक्शनलिटी भी रिलेटिव होती है, उसके बारे में अपन बाद में जानेंगे। कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो वो इस क्लोरीन के p ऑर्बिटल, जो कि संयोजी कोश है, वैलेंस ऑर्बिटल है, और दूसरे क्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं इनकी एक निश्चित दिशा होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लोरीन की p ऑर्बिटल्स की पालियां या लोब्स इस तरीके से ओरिएंटेड हैं और दूसरे क्लोरीन की p ऑर्बिटल की पालियां इस तरीके से ओरिएंटेड हैं, तो अब इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। इनके बीच में बॉन्डिंग तभी हो सकती है इस केस में जबकि ये पालियां एक दूसरे को अप्रोच करें। इस केस में ये बॉन्डिंग नहीं हो सकती है क्योंकि इन पालियों का ओरिएंटेशन, इन लोब्स के ओरिएंटेशन या अभिविन्यास, एक निश्चित अभिविन्यास या ओरिएंटेशन की वजह से ही ये पालियां ओवरलैप करेंगी और ये दोनों क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो इनके बीच में एक डेफिनेट डायरेक्शन है बॉन्ड की, और इसी डायरेक्शन को दर्शाने के लिए हम ये हाइफन या डैश या रस्सी जैसी संरचना का इस्तेमाल करते हैं दो एटम्स के बीच में। इसके उलट सोडियम क्लोराइड यानी आयनिक कंपाउंड में, क्योंकि सोडियम आयन एक बॉल है, पॉजिटिव बॉल है, और क्लोराइड आयन एक नेगेटिव बॉल है, अगर इनके बीच की दूरी हम परिवर्तित नहीं करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में सोडियम के इस क्लोरीन को रख दिया जाए, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, चाहे यहाँ रख दें, हर जगह वही आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्योंकि सोडियम आयन जो कि स्फेरिकल बॉल है, इसकी क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बल्कि ये किसी भी डायरेक्शन से क्लोराइड से बॉन्ड कर सकता है। क्लोराइड किसी भी बॉन्डिंग, किसी भी लोकेशन से या किसी भी ओरिएंटेशन से सोडियम के पास आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है। इस वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं। पाउलिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से
कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सेकंड पॉइंट, जितना ज़्यादा ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। डायरेक्शन ओवरलैपिंग की डिसाइड करेगी डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। अब हम इस पाउलिंग के सजेशन के बाद अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहली है डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स क्योंकि स्फेरिकल होते हैं, और अगर दूसरा एटम का एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल है, इनफैक्ट स्फेरिकल ही होता है, अगर एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तब यहाँ पर डायरेक्शनलिटी नहीं होती है, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं। बस इनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए। अगर दोनों सेम सिमेट्री के हैं तो किसी भी डायरेक्शन से हम इन एस ऑर्बिटल्स को लेकर आएँ और इनके बीच में अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो जहाँ तक एस ऑर्बिटल्स की डायरेक्शनलिटी की बात है तो एस ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हालांकि एस एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस तरीके के पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब अगर हम पी ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनलिटी की बात करें तो निश्चित तौर पर पी ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जब ये पी ऑर्बिटल सामने सामने आएंगे तभी इनके बीच में ओवरलैपिंग हो पाएगी और ये बॉन्ड बना पाएंगे। अगर हम एस पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करें तो हम पाते हैं कि एस ऑर्बिटल्स के कॉन्टेक्स्ट में तो डायरेक्शनलिटी नहीं है, लेकिन पी ऑर्बिटल के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शनलिटी है। तो निश्चित तौर पर ये भी डायरेक्शनल है, क्योंकि अगर पी ऑर्बिटल किसी और तरीके से एस ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा तो इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जैसे पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल में इस तरीके से दो पालियाँ होती हैं। इसको मैंने इस तरीके से दिखाया है कि ये प्लस लोब है, ये माइनस लोब है। अब ये प्लस और माइनस लोब का मतलब क्या है इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल्स में केवल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं,
और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं इसलिए ये प्लस और माइनस डेफिनेटली चार्ज तो नहीं हो सकते हैं। फिर ये प्लस और माइनस हैं क्या? ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं नोडल तल या नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2D प्लेन है, यानी इसकी मोटाई नहीं है, लंबाई और गहराई है। इस नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। The probability of finding an electron is 0 in this nodal plane। यानी इलेक्ट्रॉन या तो इस प्लेन के ऊपर मिलेगा या इस प्लेन के नीचे मिलेगा, इस प्लेन में नहीं मिलेगा। तो वास्तव में ये जो शेप है p ऑर्बिटल की, जो कि एक 3 डायमेंशनल शेप है, यहाँ पर हम इसको 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, ये वास्तव में लोब्स हैं, कोई सर्कल्स नहीं है। तो इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है और उसकी घूमने की वजह से ये शेप बनती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ऊपर यहाँ पे घूमता है तब उसकी सिमेट्री या सममिति प्लस होती है। जब वो नीचे वाली लोब में घूमता है तो उसकी सममिति माइनस होती है। अब ये प्लस और माइनस से यहाँ पर क्या मतलब है, या सममिति प्लस और माइनस से क्या मतलब है, कि हमें मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एक वेव की फॉर्म में घूमता है और इस वेव में एक क्रेस्ट है, दूसरा ट्रफ है, एक श्रृंग है, दूसरा गर्त है। मान लीजिए श्रृंग की सिमेट्री पॉजिटिव है तो गर्त की सिमेट्री नेगेटिव है। क्रेस्ट हैज गॉट द सिमेट्री पॉजिटिव, देन द ट्रफ वी कैन से हैव द सिमेट्री नेगेटिव। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ वेव, और वेव में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सिमेट्रीज होती हैं इसलिए वही पॉजिटिव और नेगेटिव सिमेट्री हमारे ऑर्बिटल्स में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिमेट्रीज क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि अगर 2 वेव्स मिलती हैं और वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़ती हैं तो ये वेव ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका क्रेस्ट और यहाँ पर इसका ट्रफ, यहाँ पर इसका श्रृंग और इसका गर्त टकरा रहे हैं और यहाँ पर इसका गर्त और यहाँ पर इसका श्रृंग टकरा रहे हैं, तो ये वेव ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वेव ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर 2 वेव्स ऐसे मिलती हैं जिनका कि क्रेस्ट और ट्रफ आपस में एक साथ टकराते हैं, यानी क्रेस्ट क्रेस्ट से टकराता है और ट्रफ ट्रफ से टकराता है, तो ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि वेव्स की क्रेस्ट और ट्रफ की जो सिमेट्रीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। श्रृंग और गर्त की जो सममिति हैं वो भिन्न होती हैं, प्लस और माइनस, और ये प्लस और माइनस सिमेट्रीज होने की वजह से वेव में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स जिनमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी भी सिमेट्री प्लस और माइनस होती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, आवेश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ऑर्बिटल्स की सिमेट्री को बताता है। और सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स हमेशा ओवरलैप करेंगे और बॉन्डिंग करेंगे। लेकिन अगर ये सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल ये केस जिसमें कि एक पॉजिटिव लोब और दूसरी नेगेटिव लोब आपस में टकराती हैं, तब इस केस में यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी और ये एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।